नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। 9/11 की बरसी के बहाने जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत के भीतर पल रहे उन आतंकी सोच की जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत पर आतंक के रास्ते कब्जा करने का मंसूबा पाल रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा ने कश्मीर को आजाद कराने की इच्छा जाहिर की। अपने स्टेटमेंट में तालिबान ने कहा है कि वो इराक, सीरिया और उत्तरी अमेरिका और कश्मीर सहित अफगानिस्तान की तरह इन्हें भी आजाद कराने की वह इच्छा रखता है। तालिबान की इसी इच्छा के बाद हिंदुस्तान के आतंकियों की इच्छा बलवती हुई है। उनके मंसूबे हिचकोले खा रही है और उन्हें गजवाए हिंद का अपना सपना पूरा होता नजर आने लगा है। गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं हिंदुस्तान के जिहादियों की सोच यह है कि जब 50 से 55 लाख तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान की 3 लाख सेनाओं को परास्त कर देश पर कब्जा कर सकता है तो फिर भारत की 14 लाख सेना पर 1-1.5 लाख आतंकी भी कब्जा कर सकते हैं। और फिर इन आतंकियों के समर्थन के लिए हिंदुस्तान के भीतर भी तो गद्दार पॉलिटिशियन, धर्मनिरपेक्षता की खाल में छिपे बुद्धिजीवी भी हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत को एक बार फिर से दहलाने की कौन कर रहा है साजिश। क्या कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भारत तालिबान और तालिबान समर्थित आतंकियों के निशाने पर है? और सबसे अहम ये कि क्या अफगानिस्तान पर तालिबान की जीत के बाद हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना देखने वालों का मनोबल बढ़ा है? क्या उनके इरादे और भी मजबूत हुए हैं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर 20 साल पुरानी है। ये इतनी खौफनाक है कि इसको देखकर ही मन सिहर उठता है। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भुला नहीं है, क्योंकि ये सुबह इतिहास के लिए सबसे काला दिन बनने वाली थी। इस्लामिक जिहाद से ओत-प्रोत अलकायदा के जिहादियों ने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था। इस आतंकी हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। अलकायदा के आतंकियों ने हवाई हमला किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें ढेर हो गई थी। पेंटागन को भी जिहादियों ने निशाना बनाया था। 3000 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत। अलकायदा के जिहादी आतंकियों ने अपहरण किए गए विमानों के जरिए हवाई हमला बोला था। हमले में 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर होते देख पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों के टकराने के बाद अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन को निशाना बनाया। अलकायदा के जिहादियों के इस हमले में करीब 3000 लोग मौत के मुंह में समा गए। 9/11 हमले के बाद पश्चिमी देशों और पूरी दुनिया ने इस्लामिक आतंकवाद को स्वीकार किया और माना कि इस्लामिक आतंकवाद मानवता और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 9/11 हमले ने अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को सुपर पावर का दुश्मन नंबर 1 बना दिया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने इस्लामिक जिहाद का जीता जागता उदाहरण पेश किया था। घटना के 10 साल बाद यानी अप्रैल 2011 में अमेरिकी सैनिकों ने इस्लामिक आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। घटना के 20 साल बाद विश्व इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। आए दिन जिहाद के नाम पर आतंकी हमले होते रहते हैं। दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद से छुटकारा कब मिलेगा? अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और ISIS जैसे खूंखार संगठन कश्मीर में 9/11 की घटना को दोहराने की फिराक में हैं, जिसके कई गुर्गे हमारे देश में छिपकर साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से आतंकियों के मंसूबे हिचकोले खा रहे हैं और वो गजवाए हिंद का सपना पाल उनको लग रहा है कि अब शायद गजवाए हिंद का सपना जल्द ही पूरा होगा और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर पे आतंकियों
ने कब्जा बनाने की साजिश की है। तालिबान ने जो स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट के मुताबिक कश्मीर को आज़ाद करने का सपना तालिबान देख रहा है। हालांकि कश्मीर के साथ साथ उन्होंने सीरिया की भी बात करी है, इराक की भी बात करी है और दूसरे उत्तर अफ्रीकी देशों की भी बात की है जहां वो चाहता है कि इस्लामी शासन वहां पर लागू हो। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट और रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं टीपीएस त्यागी जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया उसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज 9/11 की बरसी से पहले तालिबान का जो स्टेटमेंट आया है और तालिबान ने अपने स्टेटमेंट में जो कहा है कि कश्मीर को कब्जा करने या कश्मीर को आज़ाद देखने की चाहत तालिबानियों की है, क्या जो रिपोर्ट्स आ रही जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है, क्या उस रिपोर्ट्स को देख करके आप चिंतित हैं? क्या आपको लग रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद से जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो कश्मीर में और भारत में के दूसरे इलाकों में सक्रिय हैं, क्या वो और भी ज़्यादा उनकी इच्छा बलवती हो गई है कि गजवाए हिंद को अब जल्द से जल्द हासिल करना है? यकीनन ऐसा हुआ है कि आतंकवादी संगठनों का ताकत मिली है और वो ये सोचने लगे हैं कि अगर तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है 3 लाख की फौज को हरा के, तो फिर कश्मीर के ऊपर और जगह भी किया जा सकता है। लेकिन इनकी कमजोरी इस स्टेटमेंट में ही छुपी हुई है। पहला, इन्होंने इस स्टेटमेंट में ये कहा कि चाइना के जिंजियांग में भी कब्जा किया जाए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के चेचनिया के बारे में भी आवाज उठाएंगे। और तीसरी बात, इंटरनेशनल कमेटी को 9/11 की उस घटना के बाद तो ये एहसास हुआ कि हाँ, इस्लामिक आतंकवाद है। उससे पहले हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, उनको समझ में नहीं आता था। और आज की तारीख में भी वो कमजोर ही साबित हो रहे हैं। क्या वो इंतजार करेंगे कि एक मुट्ठी भर आतंकी हमला करें और तब उसका जवाब दें? हमें रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं। जहां तक दुनिया के आतंकवाद की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ आके और सारे इन आतंकी संगठनों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा ये कहना है कि कश्मीर में आके वो 9/11 जैसी घटना को रिपीट करेंगे, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों रिपीट करेंगे? रिपीट होने देंगे तब ना। तो जो वाला जो एटीट्यूड है कि उरी होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुलवामा होगा तो हम बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे, यानी कि पहले कुछ होने दो तब हम एक्शन लेंगे। हालांकि पहले तो ये भी नहीं किया जाता था 70 सालों तक, लेकिन अब आवश्यकता ये है कि हम प्रोएक्टिव डिसाइसिव एक्शन लें। और वो डिसाइसिव एक्शन ये है कि ग्लोबल टेररिज्म का जो सेंटर है पाकिस्तान, पहले उस पाकिस्तान में पीओके के अंदर चाहिए ताकि गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास आए, हमारा लैंड रूट खुले अफगानिस्तान के लिए। और पाकिस्तान का ये जो मंसूबा है कि गजवाए हिंद को दोबारा से शुरू करेंगे और गजवाए हिंद के साथ में सारे संगठन जुड़ेंगे, इसको हम फ्लॉप कर सकें। कुल मिला के बात यह है कि अब वेट एंड वॉच या रिएक्ट करने का समय नहीं है। नाउ इज द टाइम एक्शन लिया जाए। हमारी बिल्कुल अब एक्शन लेने का टाइम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं टीपीएस त्यागी जी, अब एक्शन लेने का टाइम है। लेकिन एक चीज जो है, पहले तो दूसरे जो देशों में जहां अफगानिस्तान में केवल तालिबानियों ने अटैक किया और तालिबान को देश के भीतर से भी समर्थन मिल रहा था। जो 3 लाख की सैनिक थी वहाँ पे, जो सैन्य बल था अफगानिस्तान का, उस सेना के भीतर भी तालिबानी को समर्थन करने वाले लोग थे। शायद तालिबान के लिए इसलिए और भी ज़्यादा ये लड़ाई जीतना आसान हो गया था। क्या आपको लगता है, मैं आपसे और मुझे लगता है कि मैं प्रेम कुमार जी से ये सवाल मैं पूछूं कि क्या आपको लगता है प्रेम कुमार जी कि जो आतंकवादी संगठन भारत में कब्जा करने या कश्मीर पर कब्जा करने का मंसूबा पाल के रखा है, उनको भारत के भीतर से भी समर्थन देने वाले लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं? जिस तरीके से अफगानिस्तान की सेना के भीतर में लोग तालिबान का समर्थन कर रहे थे, उससे ज़्यादा सेना में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा देश के भीतर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की खाल ओढ़ करके यहाँ पर जो बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि उन लोगों का जो संरक्षण मिला हुआ इन आतंकवादी सोच को, उस सोच के कारण जो है यहाँ पर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ रहा है और वो ये मंसूबा पालने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं? प्रेम कुमार जी। इस देश के संविधान का हिस्सा है, इस देश का स्वभाव। अगर धर्मनिरपेक्षता
यही खाल उड़कर आप बोल रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं, और यही सच है जो आप बोल रहे हैं, तब तो इस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। अगर सारे धर्मनिरपेक्ष लोग ही अगर देश के दुश्मन हैं, तब तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता। इस देश में आपस में अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरे को गद्दार चलाने और बताने की जो मुहिम छिड़ी हुई है, ये मुहिम अगर मजबूत हुई तो तालिबान का मंसूबा तो कोई कभी भी पूरा हो सकता है। मतलब पूरा हुआ समझिए, क्योंकि उससे तालिबान से लड़ाई का मतलब है देश को एकजुट रहना होगा। अगर देशवासी एकजुट रहेंगे तभी तालिबान से लड़ाई संभव है। आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर में ट्विन टावर को गिराया गया था, और अधिक दिन नहीं, उसी साल दिसंबर में हमारे देश की संसद पर भी हमला हुआ था, उसका भी होने वाला है 20 साल। तो आतंकवाद का दंश तो उससे पहले से ये देश भुगतता रहा, लेकिन लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ाई भी शिद्दत के साथ लड़ी है, और ये लड़ाई ये समझिए कि इतनी मजबूत है कि हिंदुस्तान में आतंकी घटनाएं 2013 के बाद से नहीं हुई है। 2013 उसके बाद से हिंदुस्तान में आतंकी घटनाएं नहीं हुई हैं, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में। तो ये हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है जो आतंकवाद से लड़ता है। अगर उसी पर अटैक होगा तब आतंकवाद से लड़ाई नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि जी त्यागी जी आप कुछ जवाब दे रहे हैं? मैं ये कह रहा था, यही चोला है जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, यही चोला है जिसे पहन के लोग बैठे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अगर आवाज आई तो फिर इस देश को कोई नहीं बचा सकता। किस तरह के हिंदुस्तानी हैं आप? ये प्रेम कुमार जी जैसे जो लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, दरअसल में वो धर्मनिरपेक्षता ही देश के लिए खतरा है। भाई हम तो पहले से धर्मनिरपेक्ष थे, हिंदुस्तान पहले से धर्मनिरपेक्ष था। ये धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्या हुई? ये धर्मनिरपेक्षता खास तौर पे इसलिए चोला पहनाया गया ताकि एक पर्टिकुलर क्लास को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। और इनके जैसे बहुत सारे लोग, बताइए, वो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं चीन आ जाए तो अच्छा है। ये सोच, अरे सुनो, हमारे देश की वर्दी की सोच नहीं है, हमारे देश की सेना की सोच नहीं है त्यागी जी। प्रेम कुमार जी, हाँ मैं समझता हूँ। अविनाश जी प्रेम कुमार जी मैं आपको अच्छे से समझता हूँ। खैर नहीं, बिल्कुल आप सही कर, मैं आपके पास आऊंगा टीपीएस त्यागी जी। भाई अविनाश जी बहुत देर से सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो भी कुछ बात करना चाहते हैं। अविनाश जी, क्या आप सहमत हैं प्रेम कुमार जी जो बोल रहे हैं? अविनाश जी की आवाज बढ़ाइए। प्रेम कुमार जी वही बात बोल रहे तो उनको सुनने में अच्छा लगता हो। अब देश के लिए अच्छा क्या है, शायद और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप ये देखिए, जो आपने अपने एडिटोरियल में जो बातें बोली वो कितनी सटीक बातें थी मुकेश जी। बिल्कुल। ये देश में जो छम सेकुलरिज्म है, ये देश में जो छम जो इस तरह की जो आवरण ओढ़ करके अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, आप उनके वक्तव्य देखिए। आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला की उम्र 80-81 साल है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो कहते हैं मैं चाइना की मदद से 370 हटवाऊंगा। आप बात समझिए। तो ये जो प्रेम कुमार जी सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है, अगर उनको हरा दिख रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर वास्तविकता ये है जो त्यागी साहब कह रहे हैं, जय हिंद है उनको, कि अब हिंदुस्तान को डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जाना पड़ेगा। अगर हम आज तक ऑफेंसिव पे नहीं गए हैं मुकेश जी, तो आज के डेट में तालिबान के बाद हमें डिफेंसिव ऑफेंसिव पे जाना पड़ेगा। ये जो हमने जहाजें बनाई है, ये जो हमने सबमरीन कराची के आसपास लगाई है, अब वो सिर्फ फ्यूल खर्च करने के लिए ये मशीनें नहीं है, ये केवल तेल नहीं पिएंगी, अब इनका काम है आतंकवादियों का खून पीना। अब भारत देश में जो मजबूत लीडरशिप है वो इस बात को जानती है। अब देखिए, जो मेनस्ट्रीम जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम के जो लीडर है, वो किस तरह की वक्तव्य दे रहे हैं। और जहां तक भारत में आतंकवाद का सवाल है, हमारे यहां भटकल ब्रदर भी रह चुके हैं, हमारे यहां बाटला हाउस भी हो चुका है। वो ये कौन थे? ये तो सब होम ग्रोन टेररिस्ट थे, जिनको कुछ 2 पैसे दे करके
और जो बुद्धिजीवी है उनको मास्टर का बेटा, आप देखिए बुरहानवानी मारा गया तो मास्टर का बेटा था। मैं आपको कह रहा हूं मुकेश जी, ये पत्थरबाज जो आर्मी के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, उस दिन अगर उनके हाथ में मशीन गन होता तो आर्मी के ऊपर मशीन गन भी चलाते। और जहां तक अफगानिस्तान की बात आप कर रहे हैं, अफगानिस्तान की जो आर्मी थी उसको तो 4-6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। अफगानिस्तान की आर्मी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पूरी की पूरी फंडिंग पाकिस्तान, आईएसआई और चाइना के द्वारा की गई है, वो तो अमेरिका का क्रिएटेड है। जब तक अगर इस महाद्वीप में अशांति नहीं रहेगी, अमेरिका को चैन नहीं होगा। तो इसलिए अमेरिका को तो आप आतंकवाद के विरुद्ध बिल्कुल ना मानिए, बिल्कुल नहीं। वो आतंकवाद का साथ देता है, वो अपने हथियार बेचता है। इस पूरे मुल्क में अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी देश प्रभावी कदम उठा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आर्मी है और हिंदुस्तान का लीडरशिप है। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जवाब दीजिए। आपकी बात पे ही सारे लोग, हमारे दोनों मेहमान आप ही को दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है आतंकवाद से लड़ेगा कौन? आतंकवाद से अगर हिंदुस्तान पीड़ित है तो हिंदुस्तान लड़ेगा। और मजबूत नेतृत्व की बात हो रही है, मजबूत नेतृत्व होता तो आप समझिए कि क्या वो कंधार विमान कांड के समय हम जाकर के फिर आप चले गए वहां पे। तो मजबूत नेतृत्व की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मजबूत नेतृत्व आपके हिसाब से क्या कैसे होना चाहिए? डेमोक्रेसी में तो नंबर के आधार पर ही मजबूती तय की जाती है ना। मजबूत नेतृत्व होता हाँ, तो ये नहीं कहा जाता हमारे शीर्ष पद से कि कोई सीमा में इस नेतृत्व से हुआ है। आज भी जो डायलॉग जिस स्तर पर पहुंचा, हमें समझाया गया कि नहीं, उस जगह जहां हमारे जवानों की शहादत हुई उसको हम डायलॉग से फिर रिस्टोर कर लेंगे, आवाजाही जो है हमारी फिंगर 10-11 सब हो जाएगी। लेकिन आज तक नहीं हो पाई है। मजबूत नेतृत्व होता तो शहादत के बदले केवल मोबाइल ऐप पर बैन नहीं लगाया गया होता। अरे हिंदुस्तान की सेना ने इंस्टेंटली जवाब दिया। हमारी सरकार में हमारे मजबूत नेतृत्व ने क्या किया? मोबाइल ऐप। आप दोनों बातें कह रहे हैं, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप तो होता तो चाइना के साथ व्यापार के लिए परिभाषित किए जाते, नहीं परिभाषित किए गए। आज भी टेंडर चाइनीज को दिए जा रहे हैं। हमारे एनसीआर में मोनोरेल उन्हीं को मिला हुआ है। ये मजबूत नेतृत्व है। तो मजबूत नेतृत्व इसी बात में है कि देश के भीतर अपने विरोधियों को जेल में बंद करो, उनको देश विरोधी साबित करो। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है प्रेम कुमार त्यागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, अभी मजबूत नेतृत्व अगर नहीं होता तो 370 नहीं हटता। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के, रशिया के बहुत सारे एडिटोरियल्स ने कहा है। पाकिस्तान भी कह रहा है, पाकिस्तान भी मान रहा है इस बात को। यद्यपि ये इंडिया की इंटरनल घटना है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा डिसीजन किसी मुल्क में नहीं लिया गया। ये तो हो गया मजबूत नेतृत्व की बात। दूसरी बात बची, आप जो चाइना की बात कर रहे थे, आपको 24 घंटे भी किसी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में रहने का तजुर्बा है जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो? खामोखा आप बात करते हैं। अरे भाई, आप जैसे लोगों को, अब बाकी लोग तो जब देखेंगे समय बिल्कुल नजदीक है, सड़क के ऊपर भगा के मारेंगे, ये समय आ चुका है। अब यदि कि आपको टीवी के ऊपर आके बैठ के बोलने की इजाजत है कि मजबूत नेतृत्व होता, चीन में घुसा है, चीन में उस समय आपने आवाज नहीं उठाई जब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जाके चीन की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे। और जब उसके बाद एक समझौता हुआ और उसमें यह हुआ कि द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल will be completely adhered to, तो बोले नहीं साहब, इसमें से कंप्लीटली वर्ड हटा दीजिए। और उस समय की सरकार मान गई कि हाँ, चाइना के जो आका कह रहे हैं वो कर लीजिए, उसे हटा दिया। यानी कि चाइना की ये सिचुएशन होने के लिए वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने 70 साल तक चाइना को ऊपर अपने सिर पे पड़ा के रखा। और अब
एक लंबी बीमारी को दूर करने के लिए समय लगता है। उस समय में यह बता दो कि दुनिया में कोई देश इतनी हिम्मत दिखा सकता था कि चाइना जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसे फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में अपने बनाए हुए पिल बॉक्सेस, कंक्रीट स्ट्रक्चर, अपने परमानेंट स्ट्रक्चर खुद डेमोलिश करने पड़े। हुआ क्या कहीं ऐसा? मुझे बताइए। चर्चा जारी रखेंगे और चलेंगे सीधा अविनाश जी के पास। और अविनाश जी से मेरा सवाल है कि हालांकि जो बात चल रही थी उस बात से हम आगे थोड़ा अलग एक सवाल मैं अविनाश जी आपसे करूंगा कि भारत पे मुस्लिम आक्रांताओं का हमला जो है कोई नई बात नहीं है, पहले से काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। लेकिन अभी जो अलकायदा ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट के बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि पहले के जो आक्रांता थे वो केवल भारत से धन और संपत्ति लूटने के लिए आते थे, हीरे जवाहरात और पैसे लूटने के लिए आते थे। लेकिन अभी जो आतंकी तालिबानी सोच के हैं या जो अलकायदा है या जो दूसरे जो ISI जैसे लोग हैं, ये गजवाए हिंद का सपना पाले हुए हैं और ये पूरे भारत पे कब्जा करके पूरे कम्युनिटी को कन्वर्ट करके इस्लामिक कंट्री बनाने के योजना के तहत ये आ रहे हैं। ये कितना खतरनाक है? पहले वाले आक्रांता और अभी के जो ये लोग हैं, इन दोनों में से कितना अंतर आप मानते हैं? कौन ज्यादा खतरनाक है? मुकेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, पर उसके पहले 3 बहुमूल्य बातें रखना चाहता हूं जल्दी। भारत का जो सीमा है वो करीबन 16,500 किलोमीटर का है। तो इसकी सिक्योरिटी अपने आप में एक चैलेंज है सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए। तो उसको हमें सुदृढ़ करने की जरूरत है। दूसरा कि हमारे यहाँ जो रोहिंग्या, जो करीबन 5.5 से 7 लाख रोहिंग्या जो छिप के रह रहे हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो छिप के रह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरा जो आप बात कह रहे हैं, आज के डेट में पाकिस्तान की ISI ने और अपने देश के गद्दारों ने हर स्टेट में एक स्लीपर मॉड्यूल या कोई ना कोई मॉड्यूल बनाया हुआ है। चाहे आप दरभंगा मॉड्यूल बोल लें, चाहे मल्लापुरम मॉड्यूल बोल लें। आप देखिए मुकेश जी की मल्लापुरम वायनाड जो राहुल बाबू का क्षेत्र है, वहां पे 70% 4 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे मंदिर में घंटी बजने के लिए ये मना कर रहे थे। तो इनकी सोच ये है। ये प्रेम कुमार जी के लिए शायद ये न्यूज होगा। और अब आपके सवाल पे आते हैं। जो पहले के आक्रांता थे और आज के आक्रांता में फर्क ये है कि पहले के आक्रांता थे जो वो ओटोमन एम्पायर के दिए हुए निर्देश पे काम करते थे और वो लूटपाट करके ओटोमन एम्पायर को, जो पुराना ओटोमन एम्पायर था, उसको पैसा देते थे और इसलिए वो काम करते थे। पर आप अगर कुरान, हदीस या इनकी किसी भी किताब को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें 2-3 शब्दों का जिक्र क्लियर है। एक दरुल हर्ब, एक दरुल इस्लाम और तीसरा जिहाद। या तो आप इस्लामिक देश बनेंगे या आपके ऊपर जिहाद होगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि तालिबान के आने के बाद ये जो जिहाद का जो हर रूप में चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, UPSC जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है इस देश में, तो इस तरह की जो जिहाद की जो बातें हैं वो और मुखर होंगी और प्रखर रूप से आएंगी। और आप देखिए कि उसको जिहाद को अपना मुकाम हासिल करने के लिए उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलना जरूरी है और कुछ जो बिके हुए पत्रकार हैं उनका समर्थन मिलना जरूरी है। आप जानते हैं मैं किनके बारे में कह रहा हूं? जिस नहीं, मैं नहीं जानता हूं। प्रेम कुमार से मैं जवाब लूंगा। मैं नहीं जानता हूं। एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं मुकेश जी, 1 सेकंड और लूंगा। जिस तरह से प्रेम कुमार कह रहे थे कंधार के बारे में, मैं उनको थोड़ा बता दूं कि एक तो वो ऑल पार्टी था डिसीजन, नंबर 2 वहां पे करीबन 200 यात्री थे। ठीक है, जो सोनिया गांधी एक टेररिस्ट के मरने पे रोती है, वो आप सोचिए कि कंधार में अगर 180 लोग मर गए होते या मार दिए गए होते तो सोनिया गांधी कितना रोती। तो प्रेम कुमार जी आप यही मान लीजिए वो सोनिया गांधी की वजह से उनको वापस लाया गया था, क्योंकि वो भी उस ऑल पार्टी मीटिंग में बैठी हुई थी। और जिहाद और भारत के ऊपर जिहाद का खतरा मंडरा नहीं रहा है, वो हमारे घर के दरवाजे तक आ चुका है। बिल्कुल, और भारत झेल रहा है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, और प्रेम कुमार जी जैसे लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी जी देखिए, अब तालिबान को कुछ करने की क्या जरूरत है मुकेश कुमार जी? इतना इस्लामोफोबिया है देश में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को ये देश का दुश्मन बता रहे हैं। तो ये 20 करोड़ लोग तो बंगाल की खाड़ी में फेंक नहीं दिए जाएंगे। देश तोड़ने की बात इन्हीं के जहन में पैदा हो रही है, इन्हीं के जहन में पैदा हो रही है। मुसलमान तो इस देश में लंबे समय से हैं। अरे अंग्रेजों के समय में क्यों नहीं हुआ जिहाद? अंग्रेजों के समय में टेररिस्ट बोलते हैं।
आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मैंने लंबा छोड़ दिया बोलने के लिए। मैंने बोला ठीक है क्या? अविनाश जी, आप इनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। जी प्रेम कुमार जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। जी सफाई आ रही थी कि कंधार के समय सोनिया गांधी रो रही थी और ऐसे हुआ और वैसे हुआ। अरे पाकिस्तान की आईएसआई को हिंदुस्तान में जांच कराने के लिए भी क्या सोनिया गांधी ने गुहार लगाई थी? क्या है हमारे देश का मजबूत नेतृत्व कि पाकिस्तान की आईएसआई को हमारे देश में पठानकोट की जांच करने के लिए बुलाया गया? देश की संप्रभुता से समझौता किया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी बात समझ, टीपीएस त्यागी जी जवाब देंगे। क्या हमें ठीक है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। टीपीएस ठीक है, टीपीएस त्यागी जी समझ नहीं आ रही मुकेश जी, कमाल कर रहे हैं। पठानकोट क्या ठीक है, पठानकोट में हमने जानकारी थोड़ा करेक्ट कर लीजिए प्रेम कुमार जी, थोड़ा करेक्ट बोलने के लिए चिल्लाइए मत। या तो आप विस्तृत हो गए, बात तथ्यों को नहीं जान रहे, मैं जानकारी करेक्ट कर लूं। क्या पाकिस्तान की आईएसआई यहाँ आकर जांच करके नहीं गई है पठानकोट हमले की? क्या हमारे देश में? ठीक है, आपने बात कर ली, जवाब भी ले लीजिए, दर्शक भी सुन रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। जी त्यागी जी, उसके बाद मैं अविनाश जी के पास आऊंगा। त्यागी जी, अगर पठानकोट में पाकिस्तान की आईएसआई को ना बुलाया होता, अगर नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बेटे की शादी में ना गए होते, अगर उन्होंने अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाया होता, तो ऐसा नहीं होता कि जब एयर स्ट्राइक हुई या जब सर्जिकल स्ट्राइक आप सुन लीजिए तो प्रेम कुमार जी, सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, आप सुन तो लीजिए, आपके पास आएंगे ना। आप बोल रहे थे तो सब चुप थे। आप बीच में मत बोलिए, प्रेम जी बीच में मत बोलिए, बात पूरी होने दीजिए, त्यागी जी। मेरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये एक्शन ना लिए होते, आप शायद पढ़े लिखे नहीं है, आपको डिप्लोमेसी में ये करना पड़ता है। इंटरनेशनल कमेटी ने आवाज उठाई क्या? सारे के सारे चुप क्यों हो गए जब हमने एयर स्ट्राइक की, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? किसी ने आवाज उठाई क्या? क्योंकि हम अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर चुके थे। तो उनकी आईएसआई को बुलाना हिंदुस्तान को अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने का एक तरीका था। लेकिन मैं अब ये कहता हूं कि जो हुआ सो हुआ। अब आवश्यकता, जहां तक बॉर्डर की बात है, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं। वी आर कैपेबल, हम 9/11 हर तरह के हमले को झेलने को तैयार है और हम उन्हें मुकाबला भी कर लेंगे, हम एक्शन भी ले लेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान में प्रेम कुमार जैसे भेड़िए की खाल ओढ़े हुए बैठे हुए लोग हैं, सर मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच यही है कि जो तुम्हारे जैसी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राष्ट्र प्रथम, हम तो यही डेफिनेशन समझते हैं। अगर जो आप जैसी धर्मनिरपेक्षता का जिक्र करे, अब उन्हें हिंदुस्तान की जनता जागृत हो चुकी है। यकीन मानिए, आपको सड़कों के ऊपर सावधानी बरतें, लोग आपको भगा के मारेंगे, भगा के मारेंगे। और हमने चिन्हित कर लिए, जो हिंदुस्तान की जनता ने चिन्हित कर लिए, मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। जो ये सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इनके मुल्ला, मौलवी, शेख अब्दुल्ला और ये महबूबा वगैरह जो ये बात बिल्कुल, जो तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं, उसका विरोध तो होना ही चाहिए प्रेम कुमार जी। देखिए एक बात जी, बोलिए। अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबानी सोच ही, उस तालिबानी सोच आ गई थी वहां की सिक्योरिटी फोर्सेज में, इसलिए उन्होंने हथियार डाले। तनख्वाह नहीं मिली थी इसलिए नहीं डाले। और आपको हमने पाकिस्तान की, आफ्टर ऑल हमारा छोटा भाई है, पाकिस्तान की खास तौर पे पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर 60% तालिबानी सोच आ चुकी है। और टीटीपी ने ऐलान कर दिया है कि हम संसद पर झंडा फहराएंगे, और तालिबान ने मना कर दिया है कि हम डोरंड लाइन नहीं मानते, यानी कि पेशावर। हमारा ऐसी हालत में पाकिस्तान की कगार पे है। अब कम से कम हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान की वकालत मत करो, बल्कि अगर कुछ हेल्प कर सकते हो तो इस तालिबान सोच को हिंदुस्तान में मत आने दो, और जो है उसे खत्म करो जो तालिबानी सोच है। आपके सारे स्टेटमेंट आज तालिबानी सोच का चिल्ला कर वकालत कर रहे हैं, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं, और जो हमारा विरोध है वो सड़कों पे भी आएगा। बिल्कुल त्यागी जी, अब अविनाश जी समय की कमी है, आखिरी
20 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं बस बहुत जल्दी अपनी 30 सेकंड में रख देता हूं अपनी बात। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये तो इस्लाम वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, अच्छा इस्लाम बुरा इस्लाम। आप बोलिए, सीरिया में कौन किसको मार रहा है, यमन में कौन किसको मार रहा है, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है, अफगानिस्तान में कौन किसको। पत्रकार है, आपको ये नहीं मालूम है कि अब जो 27 से 28 की आयतें उनमें लिखा हुआ है, उनमें आप जैसे पत्रकार हैं जिसको ये नहीं पता कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, हिंदू कहीं भी मुसलमान को नहीं मार रहा है, मुसलमान खुद ही मुसलमान को मार रहा है। किसने बोला गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट? किसने बोला गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट? किसने बोला गुड इस्लाम बैड इस्लाम? नहीं, मुझे लगता है टेररिस्ट के बीच में ये आकलन गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। टेररिस्ट टेररिस्ट है, बैड और गुड को मुझे नहीं लगता कैटेगराइज किया जाना चाहिए। टेररिस्ट तो बैड ही होते हैं, गुड टेररिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा है कोई जो वो टेररिस्ट है और अच्छा है। बिल्कुल, ये प्रेम कुमार जी बताएं। बिल्कुल, प्रेम कुमार जी। हाँ, मैं तो आश्चर्य में हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई अगर हिंदुस्तान आकर जांच नहीं करती पठानकोट हमले की, तो हम पाकिस्तान में फिर बाद में फिर आप वहीं पे आ गए प्रेम कुमार जी। जवाब जो टीपीएस त्यागी जी ने जो बताया, टीपीएस त्यागी जी ने जो बताया, मेरे ख्याल से वो काफ़ी है, आपको समझ लेना चाहिए। इसके बाद भी फिर आप वही सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। अपने मेहमानों से माफ़ी मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम कुमार जी, अविनाश जी और टीपीएस त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी बात रखें। लेकिन 9/11 के बाद से जो बातें चल रही है और जो बरसी से पहले तालिबान की जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के बाद भारत की चिंता बढ़ी है। भारत में तालिबानी सोच के जो लोग हैं, जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरत अभी यह है कि तालिबानी सोच के लोगों की सोच पर रोक लगाई जाए और भारत को अपने तरीके से मजबूती दिखाई जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।